देखिए, इजराइल पर हमला करने से और इजराइल के गाजा में ऑपरेशन शुरू करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी फोकस सिर्फ इजराइल और गाजा तक है। लेकिन अब लाल सागर में हूती की इस कार्रवाई ने जंग के मकसद को समझने के लिए मजबूर भी कर दिया है। और इसे जानने के लिए आपको अब हम एक रूट मैप दिखाना चाहते हैं। ये रूट मैप देखना जरूरी है। दरअसल ये जो रूट मैप अभी आप देख रहे हैं, इस रूट मैप में इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि इस लिहाज से जहाज का जो संबंध इजराइल से है वो आप समझ पाएंगे। वो सिर्फ भूमध्य सागर के इजरायली हिस्से के करीब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से ये गुजरता है, ये गुजरा है। जबकि इसके पहले वो तुर्की के इस्तांबुल पोर्ट से सी ऑफ मरमरा, एजियन सी से होकर गुजर चुका है और फिर स्वेज नहर से होते हुए लाल सागर में ये पहुंचा था। ये उसका रास्ता है, ये इस रास्ते से उसने सफर तय किया। यहां से इसे हाईजैक कर लिया गया और जबकि अदन की खाड़ी से होते हुए शिप को अरब सागर में आना था, जहां से गुजरात के यानी गुजरात के हमारे भारत के गुजरात के पोर्ट में से पहुंचना था। ये उसका सफर था। इस तरह से उसको नेविगेट किया गया था कि ये इस इलाके से होते हुए गुजरात पोर्ट तक पहुंचेगा, लेकिन टारगेट भारत है। इसलिए इजराइल से संबंध निकालकर खाड़ी में अस्थिरता लाने की कोशिश हो रही है और इस अस्थिरता से मिडिल ईस्ट की आर्थिक तरक्की को रोकने की कैसे कोशिश हो रही है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस मैप के जरिए, इस नक्शे के जरिए आपने उस रूट मैप को समझ लिया। यहां आपको अब यह जानना चाहिए कि आखिर लाल सागर का ही चुनाव हूती आतंकवादियों ने क्यों किया है। आखिर लाल सागर में घटी इस घटना को भारत के खिलाफ बड़ा कदम क्यों माना जा रहा है। इन सवालों का जवाब अतीत से मिलता है, यानी थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। लाल सागर तक पहुंचने के लिए जिस अल मंडेब स्ट्रेट और स्वेज नहर का इस्तेमाल होता है वो लंबे समय से अशांत क्षेत्र है। सूडान और इथोपिया में ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव से भी लाल सागर में अशांति फैली और कर्ज के बीच आर्थिक निवेश न मिलने से यमन के अंदर जारी संघर्ष का असर भी लाल सागर पर दिखता है। और यमन इथियोपिया को कर्ज से लाद कर चीन लाल सागर को प्रभावित कर रहा है। जिस नाम को भी मैंने बोला है वो है चीन। इस चीन पर आप फोकस कीजिए। इसका मतलब साफ है कि घटना चीन के इशारे पे हुई है, चीन के इशारे पे। अब आपको यह समझना चाहिए कि चीन ने भारत के घेराव के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और इस योजना के तहत चीन भारत के पड़ोसियों को लोन देता था, कर्ज देता था और इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुद तैयार करके देता था ताकि भारत को चारों तरफ से, यानी भारत के जो चारों तरफ का हिस्सा है वो उसे हासिल करके वहां पर अपनी सेना को तैनात कर सके, भारत को घेर सके। और मिडिल ईस्ट में फारस की खाड़ी तक ये जाल चीन ने बिछा भी लिया, जिसमें सहयोग ईरान ने दिया। इसलिए IMEC सबसे ज्यादा ईरान और चीन की आंख में चुभ रहा है, जिसे इजराइल हमास की जंग से पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। इसलिए ये रिपोर्ट बहुत अहम हो जाती थी कि आप ये जानें और समझें कि चीन क्यों दरअसल इसके पीछे एक मास्टरमाइंड बन रहा है। लेकिन इस रास्ते को तो आपने समझा, लेकिन अब हम आपको दरअसल अपने देश में एक घटना की तरफ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एक टनल के निर्माण में 41 मजदूर अपनी जिंदगी के लिए लगातार जंग लड़ रहे हैं और तमाम तकनीकों के बावजूद भी उन्हें अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। और इस वक्त उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यह ऑपरेशन लगातार जारी है और पिछले 9 दिनों से 41 लोग एक टनल के अंधेरे में बैठे हुए हैं। उन्हें बेचैनी, सिर दर्द और मानसिक तनाव अब होने लगा है, लेकिन अभी तक उनका रेस्क्यू जो टीम वहां पर गई है वो उन तक पहुंच नहीं पाई और रेस्क्यू टीम के तौर तरीकों पर भी अब प्रश्न उठने लगा। जाहिर सी बात है, इतनी तकनीक की बात होती है तो फिर ये देर, ये विलंब क्यों। आपको बता दें कि भारत की 5 बड़ी एजेंसियां इस टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन इन बड़ी एजेंसियों के सारे बड़े बड़े प्लान फेल हो चुके हैं। आपको अपडेट देते हैं, आज रेस्क्यू ऑपरेशन के 9वें दिन रेस्क्यू टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टनल में फंसे लोगों तक 6 इंच की एक पाइप पहुंचाने में सफलता मिली है और टीम ने कहा है कि अब पूरी ताकत से उन तक पहुंचने की कोशिश और तेज की जाएगी। NHIDCL ने यह कहा है कि पाइप के अंदर पहुंचने पर टनल के अंदर फंसे मजदूर खुशी से झूम उठे। जाहिर सी बात है, उम्मीद उनकी बढ़ी, क्योंकि 53 मीटर लंबी पाइप से एक अल्टरनेटिव लाइफलाइन तैयार हो चुका है, एक विकल्प के तौर पर जिंदगी मिलने का सहारा।
अब आप ये जानिए कि 41 जिंदगियां कहां पर फंसी हैं। ग्राफिकली हम आपको जरा इसे दिखाते हैं, समझना होगा कि ये 41 जिंदगियां किस तरह से जद्दोजहद कर रही है। उत्तरकाशी के बडकोट से सिलक्यारा तक ये टनल बनाई जा रही है और टनल की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर के करीब है। और जहां जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर यह हादसा हुआ है वो सिलक्यारा की साइड से 200 मीटर के अंदर है। एंट्री पॉइंट यानी टनल की जहां से शुरुआत होती है उससे करीब 200 मीटर अंदर, और 60 से 70 मीटर तक वहां पर मलबा गिरा हुआ है। जहां मजदूर फंसे हैं उससे बडकोट की तरफ अभी रास्ता खुला नहीं है और सुरंग के अंदर एक बड़े क्षेत्र में मजदूर फंसे हुए हैं। अंदर बिजली सप्लाई है, दवा और खाना भी भेजा जा रहा है। टनल में ज्यादातर मजदूर बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल के हैं। कुछ मजदूरों के परिजन मौके पर मौजूद हैं और अपनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन उन मजदूरों के बारे में सोचिए, उनकी क्या स्थिति होगी जिन्हें देश की पांच बड़ी कंपनियां टनल से बाहर निकाल अभी तक नहीं पाई। ये अपने आप में तकनीक के ऊपर उठाता हुआ प्रश्न है। अब आप ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी 5 एजेंसियां हैं जिनके ऊपर हम अभी सवाल उठा रहे हैं जो इस रेस्क्यू मिशन में जुटी हुई है। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसके बाद नाम आता है SJVNL, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, NHDICL, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और THDCL, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये वो 5 बड़ी कंपनियां हैं जो इन मजदूरों को निकालने की कोशिश में जद्दोजहद में लगी हुई है। देश की इन 5 नामी गिरामी बड़ी कंपनियों के अलावा इसमें BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भी मदद कर रहा है। रेस्क्यू के लिए 5 बड़े प्लान बनाए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के काम के तौर तरीकों पर प्रश्न उठने लगे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस टनल के अंदर 41 जिंदगियां पिछले 9 दिनों से कैसे सांस ले रही हैं। एक विस्तृत रिपोर्ट हमने तैयार की, देखिए जरा। दिन गुजर रहे हैं लेकिन उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों की वापसी का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। दिवाली की सुबह से उत्तरकाशी के इस टनल में 41 मजदूर फंसे हैं। कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, कोई पता नहीं। अधिकारी कह रहे हैं अंदर बिजली सप्लाई है, टनल का एक लंबा एरिया है जहां तक वे आ जा सकते हैं, लेकिन एक जगह पर बंद कोई इंसान ताजा हवा और रोशनी के बिना कब तक रह सकता है। सुरंग की पाइपलाइन के जरिए खाने पीने की चीजें दी जा रही हैं, जरूरत की दवाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंद सुरंग में मजदूरों की हिम्मत कैसे टूट रही होगी और बाहर निकलने की छटपटाहट कैसी बढ़ रही होगी। 5 बड़ी एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय टनल एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्स खुद सिलक्यारा में मोर्चे पर बने हैं, लेकिन किसी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं कि मजदूर कब बाहर निकलेंगे। Time will take to rescue the laborers from there? I don't know. I don't know. No, because 4 to 5 days. I don't know. We're having discussions. This is not something to rush. The men are safe, and if we rush, there could be bad things. आर्नोल्ड डिक्स वक्त मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि कब तक ये मिशन पूरा होगा कुछ नहीं बताया जा सकता। बहुत टफ टास्क है। It's a very tough task. Very tough task. It's the toughest task on the planet at the moment. रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे। अंदर फंसे मजदूरों के परिवार वालों से मिले। 2 से 2.5 दिन में बाहर निकाल लेने का ढाढ़स भी बंधाया, लेकिन दूसरा दिन खत्म होने वाला है। लेकिन उम्मीद की किरण कहीं नजर नहीं आ रही। अगर निकालना चाहे सरकार तो कैसे भी निकाल सकती है उसको। ये 10 दिन का टाइम नहीं लगता अभी भी। घर वाले का रो रो करके बुरा हाल है, और अब यहाँ पे दिलासा दिलाया जा रहा है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। बस ऐसे करके 10 दिन निकल गया। बिहार के बांका से आए देवेंद्र किस्कू के भाई वीरेंद्र किस्कू 41 मजदूरों में से एक हैं। देवेंद्र कहते हैं अंदर क्या चल रहा है अधिकारी कुछ बता नहीं रहे, पूछो तो बोलते हैं जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। सुनीता देवी के देवर रोहित भी टनल के अंदर फंसे हैं। सुनीता का कहना है कि टनल के बाहर ही इंतजार करते करते दिन बीत जाता है। अधिकारी ना तो बात करते हैं, ना ही उन लोगों के बारे में कुछ बताते हैं।
ना बात हुआ, ना हम लोग को बात करने दिया, और ना हमको विश्वास भी नहीं है। वो लोग बोल रहा है कि सो रहा है, हम कैसे मानूंगी कि वो लोग सो रहा है? दिन भर अंदर में वो लोग का क्या काम है जो अभी भी सो रहा है? वो लोग प्रशासन का कहना है रेस्क्यू के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और टनल में फंसे मजदूरों का हौसला बनाए रखने की भी कोशिश जारी है। उनका मनोबल बनाए रखने के लिए पॉजिटिव बातें कही जा रही है, लेकिन उम्मीद की डेडलाइन हर घंटे बीतने के साथ और बढ़ती जा रही है।